सो आज हम लोग ANTS FT3 का जूलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं बेटा। टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड एज। देखो ये आइसोलेट कब किया गया था? 1963 में। 1963 में किसके द्वारा? वर्नर आर्बर के द्वारा। ठीक है, वर्नर आर्बर ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया और जिसका नाम था ई कोली। ये बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए है और अब इसको इन्फेक्ट करवाया जाएगा किससे? इसको इन्फेक्ट करवाया जाएगा एक बैक्टीरियोफेज से। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज इसको इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट कैसे करेगा? जब ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा तो ये इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि वर्नर आर्बर ने ऑब्जर्व किया तो देखा यहाँ पर एक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम क्या कर रहा है? इसके जेनेटिक मटेरियल को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ठीक है, अब इन्होंने वर्नर आर्बर ने ये समझा कि इस एंजाइम का काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कट करना। ठीक है, तो इनके मन में सवाल आया कि जब ये बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को कट कर सकता है तो इसके जेनेटिक मटेरियल को क्यों नहीं कट कर सकता? आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो नहीं कट कर पाता था क्योंकि यहां पर एक और एंजाइम, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो यहां पर देखा कि एक और एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, जिसका नाम था मिथाइलेज। मिथाइलेज क्या करता है? मिथाइलेज यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा देता है, मिथाइल ग्रुप, और जिसके वजह से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, मॉलिक्यूलर सीजर जिसको बोलते हैं, ये उसको नहीं कट कर पाता है, बैक्टीरियल डीएनए को कट नहीं कर पाता है। ओनली एंड ओनली किसको कट करता है? ठीक है, बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को कट करता है। आप समझ पा रहे हो? अब इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हमारा कौन सा आंसर मैच करता है बच्चों? बी वाला, मिथाइलेज एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 137 को डिस्कस करते हैं बच्चों। डेलिब्रेट इंजेक्शन ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और प्रोटीन प्रोवाइड। देखो यहां पर जब हम इंजेक्शन देंगे, ठीक है, लिविंग और डेड माइक्रोब्स और प्रोटीन का इंजेक्शन देंगे किसी पेशेंट को, ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसके वजह से उसके अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर होगी, एंटीबॉडी बनेगी। आप समझ पा रहे हो बात को? और जब एंटीबॉडी होस्ट खुद प्रिपेयर करे, वो कंडीशन किस में आती है? एक्टिव इम्यूनिटी में आती है। तो इसलिए 137 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब एंटीबॉडी होस्ट नहीं प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, होस्ट खुद से नहीं प्रिपेयर कर रहा है, तो तब जाके पैसिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन अगर होस्ट खुद से एंटीबॉडी प्रिपेयर कर रहा है तो क्या हो जाती है? एक्टिव इम्यूनिटी हो जाती है। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं बेटा। अरेंज द गिवन इवेंट्स ऑफ पार्टिशन मैकेनिज्म इन ऑर्डर। ठीक है, तो देखो डायग्राम एक बनाते हैं जरा। ठीक है, जैसे मान लो ये है यूट्रस, वुम्ब मदर का, और ये है सर्विक्स। ठीक है, और ये है वेजाइना। समझना बहुत ध्यान से। क्या होगा, यहां पर हम एक बेबी बना देते हैं। ठीक है, ओके, बेबी, ये रहा बेबी, फीटस आप बोल दो, है ना, एम्ब्रियो। ठीक है, ये बेबी है। हुआ क्या कि जब बेबी फुल्ली डेवलप हो गया, ठीक है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होने लगा। अब बेबी को अनकंफर्टेबल फील हुआ। बेबी बोला कि यार ये क्या हो रहा है, और बेबी अब क्या करेगा? बेबी यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसी को तो बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस के बाद क्या हो जाएगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिफ्लेक्स। और फिर जैसे ही बेबी का हेड सर्विक्स पर टकराएगा, सर्विक्स पर प्रेजेंट है, ठीक है, सर्विक्स पर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर सीधे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे और हाइपोथैलेमस क्या निकाल देगा, है ना, हाइपोथैलेमस क्या बनाना स्टार्ट करेगा? ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगी और ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर प्रेजेंट ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर से बाइंड होगी और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आप इस बेसिस पर अगर देखोगे तो सबसे पहले एस हो जा रहा माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पी, एस पी ये रहा, और फिर आर ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, एंड देन Q strong uterine contraction। तो आंसर विल बी डी फॉर, है ना,
ओके, डी फॉर 138, राइट। क्वेश्चन नंबर 139 को देखते हैं बेटा। इन वाटर कैनाल सिस्टम ऑफ पॉरीफेरा वाटर फ्लोज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। जैसे मान लो, है ना, ये पॉरीफेरा है, ये पॉरीफेरा है। अब यहां पर आप देखोगे ये एक बड़ा सा पोर है और ये छोटे छोटे पोर हैं, ये छोटे छोटे पोर हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे पोर हैं। इन छोटे पोरों को, स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलेंगे? ऑस्टिया, ऑस्टिया। और बड़े वाले पोर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो पानी, वाटर कहां से एंटर करेगा? वाटर एंटर करेगा बेटा कहां से? वाटर एंटर करेगा यहां से, ऑस्टिया से वाटर एंटर करेगा, और वाटर आउट कहां होता है? ऑस्कुलम से। ठीक है, और बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को मैं क्या बोल देता हूं? इस कैविटी को बोल देता हूं मैं स्पॉन्जोसील। अब इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर जब आप सॉल्व करोगे इसको, तो आपको आएगा 139 का ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ऑस्टीरियर। ए ऑप्शन करेक्ट मिलके है। ठीक है, ओके, ए ऑप्शन 139 का ए चले जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 140 को डिस्कस करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए स्टेटमेंट दिया गया, एट रेस्ट एक्सोनल मेम्ब्रेन्स आर मोर परमिएबल फॉर K+। क्यों होते हैं मोर परमिएबल फॉर K+? क्योंकि लीकेज चैनल्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सोडियम के चैनल से। ठीक है, और नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम चैनल, तो सोडियम के चैनल कम होते हैं, तो ये कम पर सही बात लिखी है। बी की अगर बात करें, बी स्टेटमेंट की, एट रेस्ट एक्सोनल मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन कभी भी हो, है ना, वो हमेशा इम्परमिएबल ही रहती है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कैरियर प्रोटीन हमेशा इम्परमिएबल होती है। नाउ सी की स्टेटमेंट की बात करें, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज एट्रीब्यूटेड टू डीपोलराइज्ड स्टेट। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 232 पर 14.3.1 वाले जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाले सेक्शन में पहली लाइन लिखी हुई है, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन्स आर इन पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो उस बेसिस पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? आपका गलत हो जाता है बच्चों, है ना। बाकी डी की बात करें तो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन्स मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच पंप्स 3Na+ आउटवर्ड्स एंड 2K+ इनटू द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, तो ये बात सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 140 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 141 को डिस्कस करते हैं बेटा। देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता करना है। गर्डल्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ लिम्स विथ एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन नहीं होगा, यहां पर होगा एक्सियल स्केलेटन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया एक। ठीक है, ग्लिनॉइड कैविटी इन स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विथ ह्यूमरस हेड। ठीक है, तभी तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। और थर्ड की अगर बात करें, एस्टाबुलम कैविटी फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इलियम एंड इस्कियम, नहीं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस के होगा, तब जाके ये सही होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, 2 halves ऑफ पेल्विक गर्डल मीट डॉर्सली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, डॉर्सली नहीं, वेंट्रली होगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फिफ्थ की बात करेंगे, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकल। तो देखो, स्कैपुला में दो प्रोसेस होते हैं, एक्रोमियन और कोराकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस क्लेविकल के साथ जुड़ता है, क्लेविकल हमारी ये कॉलर बोन हो गई। ठीक है, और तो फिफ्थ वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 3 स्टेटमेंट आपके गलत हो रहे हैं, तो आंसर कौन सा चला जाएगा बच्चों? आंसर यहां पर 141 का ए चला जाएगा। सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 142 को डिस्कस करते हैं बेटा। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग। सेकंड है, एक्सटेंशंस इनटू मेडुला इज वेरी लिटिल। थर्ड है, वासा रेक्टा इज एब्सेंट और रिड्यूस्ड। और फोर्थ है, नंबर इज लेस। और फिर दिया हुआ है, हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग्स टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। देखो, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन को देखोगे तो उनका नंबर ज्यादा होता है और वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, ओके। तो आप देखो, फोर्थ में लिखा है नंबर और इज लेस, तो ये तो नहीं बिलोंग करेगा, फोर्थ नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, ओके। थर्ड, फर्स्ट को देखते हैं,
फर्स्ट वाला आप देखोगे लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग, नहीं शॉर्ट होंगे ना, ये शॉर्ट तो शॉर्ट होते हैं, स्मॉल रहते हैं तो शॉर्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट रहेगा तो ये मेड्यूला में बहुत ही कम प्रेजेंट होगा, मेड्यूला में बहुत ही कम एक्सटेंड होगा, ठीक है। ओके, तो सेकंड नंबर आपका सही जा रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अकॉर्डिंग। और थर्ड नंबर अगर देखें वासा रेक्टा इज एब्सेंट और रिड्यूस, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में भाई इतना छोटा लूप ऑफ हेनले है तो उस पर वासा रेक्टा आएगा नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होता है, ठीक है। हाँ, जक्स्टा मेडुलरी वाले नेफ्रॉन में उसमें वासा रेक्टा आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, वो 15% कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। और तो थर्ड स्टेटमेंट आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन से मैच करेगा। तो कौन कौन सा आ गया 142 के अकॉर्डिंग? 142 के अंदर अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट आपके मैच करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन 142 में, तो आंसर क्या चल जाएगा? बी। क्लियर है बेटा? ओके, बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 143 को डिस्कस करते हैं बेटा। हाउ डज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट हार्ट फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? राइट, तो देखो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ओके, तो सिंपैथेटिक मतलब इमरजेंसी में हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। हार्ट बीट रेट है या स्ट्रेंथ ऑफ ये हमेशा इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट भी, ब्लड प्रेशर भी, ये हमेशा इंक्रीज करेंगे इमरजेंसी में। और पैरासिम्पैथेटिक यानी नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन, तो उसमें हमेशा डिक्रीज होगा। तो इधर इंक्रीज होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो आप देखोगे गौर से तो सी ऑप्शन में ये सिंपैथेटिक में लिखा हुआ है इंक्रीज और यहां पर लिखा हुआ है डिक्रीज, यही एक मैच कर रहा है आपका प्रॉपर। तो आंसर क्या चले जाएगा? 143 का सी चले जाएगा। क्लियर? 144 नंबर करते हैं बेटा। मैच द कॉलम दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड पी को किससे मैच करोगे? वहां पर 3 नंबर से मैच कर दो, सिक्रेशन रिलीज इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड, तो 3। फिर उसके बाद क्यू दिया गया है आपके पास, क्यू है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को और नॉन एक्साइटेबल होते हैं, तो फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आर है कार्टिलेज कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर। ओके, और मैट्रिक्स एस है, मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किसकी बनी होती है बच्चों? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। ओके, तो ये मैच द कॉलम हो जाएगा। अब ऐसा आंसर पी का 3, क्यू का 1 और R का 4, S का 2, ऐसा आंसर कौन सा जा रहा है? B जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? B हो जाएगा 144 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 को डिस्कस करते हैं बेटा। यूरिनरी ब्लैडर इन फ्रॉग इज, ठीक है। पहला दिया है स्मॉल मीडियम चैम्बर। स्मॉल और मीडियम चैम्बर फ्रॉग में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ये क्लोएका होता है, स्मॉल एंड मीडियम चैम्बर, ठीक है। ओके, नाउ बी दिया हुआ है अटैच टू लोअर पार्ट ऑफ किडनी, तो ये टेस्टिस अटैच होता है लोअर पार्ट ऑफ किडनी से। यूरिनरी ब्लैडर तो क्लोएका से अटैच होता है ना, क्लोएका में ओपन होता है, ठीक है। ओके, फिर सी वेंट्रल टू रेक्टम ओपन्स इन क्लोएका, हाँ यही वाला आंसर चला जाएगा। डी को देखे फाइनली कम्युनिकेट विथ यूरिनोजेनिटल डक्ट, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि आप देखो क्या चीज ऐसी फ्रॉग में जो यूरिनोजेनिटल डक्ट से फाइनली कम्युनिकेट करती है। तो आप देखो सबसे पहले वासा इफरेंशिया, फिर वासा इफरेंशिया से बिडर कैनाल अराइज हुआ, बिडर कैनाल, और बिडर कैनाल के बाद ठीक है, बिडर कैनाल के बाद ये कहाँ जाता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इस पर फिट बैठ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा बच्चों, है ना। ओके, ओपन्स इनटू क्लोएका वाला, ठीक है। तो 145 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 को डिस्कस करते हैं बेटा। रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विथ न्यूरल सिस्टम, सही बात है ना। और ये क्यों आपका इंटीग्रेटेड है? देखो नर्व फाइबर्स जो होता है, रीजन लिखा भी हुआ है, नर्व फाइबर्स इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एंड सेलुलर फंक्शंस रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस रेगुलेशन, ठीक है। सेलुलर फंक्शन को, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रेगुलेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, फंक्शनिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो 146 का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट बी चला जाएगा, 146 का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 को डिस्कस करते हैं बेटा। फाइंड आउट द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ठीक है। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, इम्प्लांट्स तो यहां लगाया जाता है, नेचुरल नहीं है, है ना।
ओके, सेकंड लैक्टेशनल एमिनोरिया नेचुरल है, थर्ड कॉन्डम बैरियर मेथड है, फोर्थ वेसेक्टोमी, फिफ्थ ट्यूबेक्टोमी ये क्या है, ये आपका परमानेंट मेथड है, और सिक्स्थ आईयूडी टेम्पररी मेथड हो गया, ठीक है। ओके, आईयूडी तो ये भी नेचुरल नहीं है, तो ओनली नेचुरल सिर्फ एक ही है, सेकंड नंबर, और तो ऐसा ऑप्शन हाँ डी दिया हुआ है ओनली सेकंड, तो 147 का डी स्टेटमेंट चला जाएगा, सही है, डी ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 को डिस्कस करते हैं बेटा। ड्रग्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब इज, ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दतूरा को, है ना, दतूरा बोलते हैं उसको, ठीक है, एट्रोपा बेलोडोना, दतूरा, आंसर डी जाएगा बेटा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 149 को डिस्कस करते हैं बेटा। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, जब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब एंटीबॉडी प्रोवाइड की जा रही है फीटस को मदर के द्वारा, है ना, तो बच्चा यहाँ पर खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रहा है ना, मदर प्रोवाइड कर रही है ना, ठीक है, इस केस में तो जब होस्ट बॉडी खुद से एंटीबॉडी ना बनाए, ठीक है ना, ओके, उसमें हम डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर दे रहे हैं उसको, तो वैसा केस क्या हो जाता है, पैसिव इम्यूनिटी का, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 149 का बी, पैसिव इम्यूनिटी, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 150 को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखेंगे तो लिखा हुआ है रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड इन अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली नहीं लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे आप, फीटस शो मूवमेंट फर्स्ट टाइम इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होता है, ये भी गलत हो गया। थर्ड, अगर थर्ड में देखता हूं, ठीक है, सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखते हैं बेटा, फोर्थ नंबर को देखें, एम्ब्रियोज हर्ट इज फॉर्म बाय द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, नहीं 1st मंथ होगा, ठीक है, ओके, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी चला जाएगा 150 का बी, क्लियर। 151 नंबर करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है, देखो, स्पर्म रिलीज इन वेजाइना स्विम थ्रू सर्विक्स एंटर्स यूट्रस एंड रीच एम्पुला, करेक्ट है, ठीक है, ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है, और फिर बी को देखते हैं, oocyte released in ovary captured by fimbriae, oocyte release in ovary नहीं from ovary होगा ना, in ovary नहीं होगा, from ovary captured by fimbriae, द fimbriae कैप्चर करता है, goes to infundibulum and reach to ampulla, फर्टिलाइजेशन साइट पर, है ना, ओके, तो बी स्टेटमेंट आपका देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस दिया हुआ है, बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सी को देख लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन, सही बात है, ठीक है। डी, द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल और एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड बॉडी, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होती है, उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी साथ में, और यहाँ पर सेकंड मियोटिक डिवीजन में आपका अनइक्वल होता है, ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो सी बी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, सी स्टेटमेंट सही हो गया, डी स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन, अच्छा तो यही चला गया ना, बी, बी आंसर चला गया, इनकरेक्ट पूछा है ना ये, क्लियर। 152 को देखते हैं बेटा। Obelia exhibit two basic form, polyps and medusa. Which of the following are correct about them respectively? ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली बोल दिया है, मतलब इसको पॉलिप और मेड्यूसा, मतलब पहले पॉलिप आना चाहिए और फिर मेड्यूसा आना चाहिए, ऑर्डर में इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो हम कैरेक्टर लिख लेते हैं, पॉलिप का क्या कैरेक्टर होता है और मेड्यूसा का क्या कैरेक्टर होता है। पॉलिप बेटा सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, और मेड्यूसा क्या होता है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप होता है, अम्ब्रेला लाइक, है ना, ओके। और पॉलिप कैसा रहता है, पॉलिप किसी सॉलिड सरफेस से अटैच रहता है, मतलब ये सीसाइल रहता है, सीसाइल रहता है। और मेड्यूसा की अगर बात करेंगे तो मेड्यूसा फ्री स्विमिंग रहता है, फ्री स्विमिंग, स्विमिंग। तो अब इस बेसिस पर आप आंसर देखोगे, है ना, तो पहले पॉलिप आना चाहिए और फिर मेड्यूसा, फ्री स्विमिंग फर्स्ट ऑप्शन में फ्री स्विमिंग दिया हुआ है पहले, मतलब वो नहीं होगा। बी में देखो सिलिंड्रिकल दिया हुआ है, सिलिंड्रिकल पॉलिप हाँ पहले आ रहा है, फिर उसके बाद अम्ब्रेला, ठीक है। सी को देखो सीसाइल पहले आ रहा है, फिर उसके बाद फ्री स्विमिंग, ठीक है, तो मतलब बी और सी आंसर चला जाएगा, तो आंसर हो गया आपका डी, क्लियर है।
153 क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ साइक्लोस्टोम्स, है ना। तो ए कार्टिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, साइक्लोस्टोम में कार्टिलेज के बने हुए क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होते हैं बेटा। पेयर्ड फिन्स नहीं होता है, अनपेयर्ड फिन्स होता है इस साइक्लोस्टोम में। साइक्लोस्टोम की सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होती है विदाउट जॉ, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, लेकिन पेयर्ड नहीं, अनपेयर्ड फिन होता है। ठीक है, ओके। तो अनपेयर्ड फिन आपका यहां पर बी चला जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन इन कंपेयर टू जीन क्लोनिंग। पहला स्टेटमेंट दिया गया यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ये एक्चुअल में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का एडवांटेज होता है। ठीक है, ओके। बी अगर बात करें, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी ऑफ वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, है ना। ये वेरिएशन की बात कर रही है, मतलब ये तो एडवांटेज हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आप बोल सकते हो। ठीक है, एडवांटेज। और सी अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू टारगेट, ये एडवांटेज हो गया जीन क्लोनिंग का, आप बोल दो। ठीक है, ओके, ये एडवांटेज हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और डी अगर बात करें, वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायरेबल जीन, ये सही बात है। नॉन टारगेटेड जीन का भी, है ना, ओके, सिलेक्शन हो जाता है कई बार, तो वो भी मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ये वाला आपका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, 154 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। 154 का डी स्टेटमेंट चला जाएगा। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन इन कंपेयर टू जीन क्लोनिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 155 करते हैं बेटा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मिड एज वेक्टर। ठीक है, तो ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ही होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, डबल, देखो यहाँ सिंगल स्ट्रैंडेड लिखा, देखो देखो, है ना, ओके। इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है क्योंकि इसके पास भी ओरी साइट होती है, सर्कुलर होता है बट डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 155 का, सी हो जाएगा। सी वाला गलत दिया हुआ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 156 को डिस्कस करते हैं बेटा। विच ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर विच इंटरैक्ट विद जीनोम एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। तो देखो, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से कौन बाइंड करता है ना, जो स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली साइटोसोल रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में स्टेरॉइडल नेचर वाले हार्मोन कौन कौन से हैं वो सिलेक्ट करना है। तो आप देखो, इंसुलिन तो ये पेप्टाइड हो गया, यहाँ पर ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पर भी ये वैसोप्रेसिन वो हो गया। फिर से सी कॉर्टिसोल, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ये चारों ही आपके क्या हो जा रहे हैं, स्टेरॉइडल नेचर के हो जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका चले जाता है। आसान क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे इसको। 157 की अगर बात करते हैं बच्चों, प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज, देखो पॉन्स को हम स्विच ऑफ सेंटर बोल देते हैं, है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये तो दोनों सेम ही हो गया, पॉन्स और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आंसर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इन तीनों को ही कंट्रोल कर रहा है भाई, पॉन्स को भी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को भी, एरोटिक रिसेप्टर को भी। ठीक है, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, है ना, आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी यही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 को डिस्कस करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल फाइबर। ठीक है, ए स्टेटमेंट को देखते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमेयर। आप देखो, ये है जेड लाइन, ये है जेड लाइन, ये है जेड लाइन। ठीक है, और यहां पर इसको मान लो मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ओके। और ये आप बोलो, इसको बोल दो आप, ठीक है, इसको बोल दो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये आपके पास हो गया एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ओके। तो इतनी जो ये दूरी है ना, ये पूरी आपकी, है ना, इसको आप बोलते हो फंक्शनल यूनिट, ये है सार्कोमेयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही चले जाएगा, सार्कोमेयर। ठीक है, ए। बी दिया हुआ है, एच जोन इज ओवरलैप पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट बाय थिन। एच जोन ओवरलैप पार्ट नहीं होता है, नॉन ओवरलैप पार्ट होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इतना पोर्शन,
ये इतना पोर्शन नॉन ओवरलैप पार्ट ऑफ मायोसिन, तो इसको आप एच जोन बोलते हो, ठीक है। ओके, तो ये आपका बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट सी को देख लेते हैं। थिन फिलामेंट मेक आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। हाँ, तो आइसोट्रोपिक बैंड इतना, ये जो बैंड है इसको आप आई बैंड बोल देते हो, ठीक है, जो कि एक्टिन ही बना रहा है, ठीक है। ओके, फिर डी, द थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। जेड लाइन से देखो ये एक्टिन अटैच है ना, येलो वाली लाइन जेड लाइन से अटैच है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, 158 का बी चले जाएगा। वेरी नाइस, क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं बेटा। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वासा रेक्टा, ठीक है। ओके, तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट, तो फ्लो इज इन सेम डायरेक्शन इनटू लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जा रहा है। फिर बी देखो, ब्रांच ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होता है, एब्सेंट और रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटा होता है इसलिए वासा रेक्टा नहीं होता है। डी, प्रेजेंट एंड डीपली एक्सटेंडेड इनटू मेडुला ऑफ जुक्स्टामेडुलर, तो मेडुला जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लार्ज है तो डीपली एक्सटेंडेड रहता है। तो बी सी डी सही है, ए वाला गलत हो जा रहा है, 159 का ए गलत चले जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 160 को डिस्कस करेंगे बेटा। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ है प्रोटीन इंसुलिन, प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन ही होता है, हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है। बी अगर बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एनसीईआरटी में आपका एंथोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में दिया गया है, कौन, पिगमेंट्स के अंदर, पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन्स और कैरोटिनॉइड्स, ये दो दी गई हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सी, सेलुलोज इज अ हेट्रोपॉलीमर, नहीं होमोपॉलीमर होता है सेलुलोज, ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है, तो ये सी ऑप्शन चला जाएगा। और जिंजली ऑयल बड़ा फेमस है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ये आपका डी भी करेक्ट है, तो सी आंसर यहां पर चला जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 161 को देखते हैं बेटा। एनल सर्काई इन कॉकरोच, ठीक है, एनल सर्काई कॉकरोच में है ना, पहली बात तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहती है, तो इस बेसिस पर डी ऑप्शन गया, ठीक है। और दूसरी बात, एनल सर्काई सेगमेंटेड होती है, अनसेगमेंटेड नहीं होती है, तो बी ऑप्शन भी गया, डी और बी चला गया। और तीसरी बात, एनल सर्काई पेयर्ड होती है, अनपेयर्ड नहीं, एनल सर्काई भी पेयर्ड होती है और एनल स्टाइल भी पेयर्ड होती है, ठीक है। एनल स्टाइल ओनली एंड ओनली सिर्फ फीमेल में पाई जाती है, एनल सर्काई दोनों में पाई जाती है, तो आंसर क्या जाएगा, सी चले जाएगा यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं बेटा। इन ह्यूमुलिन प्रोडक्शन चैन ए एंड चैन बी प्रोड्यूस सेपरेटली प्रोड्यूस होगा एंड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ह्यूमुलिन बन जाती है ना, ओके, इंसुलिन जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ओके, ह्यूमुलिन, तो सेपरेटली और डाइसल्फाइड किस में है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से ये सी ऑप्शन जा रहा है, 162 का सी, ठीक। अलग अलग रिकॉम्बिनेंट बना के वो करोगे ना, चैन ए के लिए अलग बनाओगे, चैन बी के लिए अलग बनाओगे, फिर बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड डालोगे, तो सेपरेटली और आपका डाइसल्फाइड आंसर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 को डिस्कस करते हैं बेटा। मैच द कॉलम दिया गया है ना, तो देखो प्राइमरी प्रोटीन को आप किससे मैच करोगे, प्राइमरी प्रोटीन को आप किससे मैच करोगे, प्राइमरी प्रोटीन को आप मैच कर दो प्रोटीन थ्रेड एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, ठीक है, सिंगल होती है ना, तो ये हो गया पी का हो गया सेकंड। फिर उसके बाद क्यू, सेकेंडरी प्रोटीन दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में कॉइलिंग कैसी रहती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग रहती है, तो इस बेसिस पर देखो ओनली राइट हैंडेड हेलिक्सेस, तो क्यू का हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर टेर्शियरी प्रोटीन एंजाइम बनाता है ना, एंजाइम टेर्शियरी प्रोटीन होती है, तो नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, आर का 1 हो जाएगा, ठीक है। और एस का अगर देखोगे क्वाटनरी प्रोटीन आपका जिसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो एस का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। तो 2 4 1 3 ऐसा देखना है आपको, रुक जाओ 1 मिनट, तो आप देखो 2 4 1 3 सी ऑप्शन जा रहा है आंसर, 2 4 1 3 सी ऑप्शन आंसर जा रहा है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 164 को देखते हैं बेटा। द हाइपोथैलेमस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर,
ठीक है। देखो हाइपोथैलेमस हंगर्स और थर्स्ट रेगुलेशन करता है ना, भूख लगना प्यास लगना इसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, थर्मोस्टेट एनसीईआरटी ने बोला हुआ है। इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन नहीं करता है, ठीक है, इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन नहीं करता है। वो कौन करता है, देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज होते हैं, एसोसिएटेड एरियाज और सेंसरी एरिया, मोटर एरिया। तो एसोसिएटेड एरिया इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन करता है ना। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर यहां पर हो जाएगा सी। क्लियर है। तो हाइपोथैलेमस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरसेंसरी कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 165 को डिस्कस करते हैं बेटा। स्टेटमेंट 1 दिया है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सही बात है, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है पीसीटी एब्जॉर्ब 70 to 80% ऑफ वाटर एंड मिनरल, है ना। ओके, ये स्टेटमेंट दिया भी हुआ है रीजन, ठीक है। तो आंसर इसके बेसिस पर क्या चला जाएगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ठीक है। 165 का ए हो जाएगा, 165 का ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 को देखते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है भाई। 1 लीटर पानी है आपके पास, वेस्ट वाटर, उसके अंदर माइक्रोब्स को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो वही तो आया है आपका बीओडी, है ना। अब जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड को देखते हैं, हायर बीओडी लेवल इंडिकेट क्लीनर वाटर, नहीं, हायर बीओडी लेवल नॉट इंडिकेट क्लीनर वाटर, लोअर बीओडी लेवल इंडिकेट क्लीनर वाटर होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जा रहा है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जा रहा है। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स सी फॉर कैलकाटा, है ना। ये वाला आपका आंसर चला जाएगा 166 का सी। नेक्स्ट 167 नंबर बात करते हैं बच्चों। देखो लिखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ को ऑब्टेन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए भाई कौन सा एसेंशियल होगा, ठीक है, स्टेप्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिजायरेबल जीन की आइसोलेशन करते हो, है ना, फिर उसको वेक्टर में इंसर्ट करते हो, फिर उसके बाद होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हो और होस्ट सेल को फिर अच्छे से खिलाते हो, पिलाते हो, है ना, उसकी सेवा करते हो, जो चाहिए उसको वो देते हो। जितना उसकी सेवा करोगे उतना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा और उतना ज़्यादा आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर बी को देखते हैं जरा, ओनली कल्चरिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल इन अ लैब, है ना। ओके, तो नहीं गलत है। सी रिमूविंग, तो पहले तो भाई ये सब स्टेप करेंगे तब ये होगा ना। सी को देखेंगे, रिमूविंग ऑल जीन्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म एंड रिप्लेसिंग देम विद आर्टिफिशियल वन। रोबोट थोड़ी ना बनाना है अपने को कि सारे कोई रिप्लेस कर दो आप, है ना। डी डायरेक्टली इंजेक्टिंग द फॉरेन जीन इनटू द ई कोलाई बैक्टीरियम, ठीक है, नहीं, डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 167 का बेटा। 167 का अगर आप देखोगे तो यहां पर ए ऑप्शन चला जाएगा, सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं बेटा। द वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, दिस इंक्लूड, इसको बोलते क्या है वैसे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, पर्सन कैन एक्सपायर बोला ना, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 168 का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। Which of the following microbes is used in the production of alcoholic beverages? तो आप जानते हो ब्रीवर्स ईस्ट कहलाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, बेकर्स ईस्ट भी कहलाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, यही बी वाला आंसर चले जाएगा 169 का बी। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं बेटा। टाइप ऑफ सिलेक्शन इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर एट बोथ एंड, दोनों एंड पर बात हो रही है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन का ग्राफ आपने देखा होगा, ठीक है, ओके, जहां पर दोनों एंड में ऐसा वाला ग्राफ आ जाता है जो, है ना, तो ये डिसरप्टिव वाला होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 170 का सी हो जाएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं इस्चेरिकिया कोली आपको दिया गया है, तो अब इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, एक ई कोर फर्स्ट। अब ई कहां से आता है, जीनस से आता है, जीनस से आइसोलेट किया गया। CO कहां से आइसोलेट किया गया है,
स्पीशीज से आइसोलेट किया गया है, और आर को आप क्या बोलते हो, स्ट्रेन बोल देते हो यहाँ पर, है ना, और फर्स्ट को क्या बोल देते हो, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर, ठीक है, ऑफ आइसोलेशन। क्लियर है? ओके, तो अब इस बेसिस पर आप देखोगे सी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर कम फ्रॉम जीनस एंड सेकंड टू फ्रॉम स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 171 का सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 172 को देखते हैं बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल मलेरिया एंड फाइलेरियासिस इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द, ठीक है, मॉस्किटो पॉपुलेशन, ए ऑप्शन है, बी पैरासाइट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, सी वैक्सीनेशन अगेंस्ट मलेरिया एंड फाइलेरियासिस, डी बोथ मॉस्किटो पॉपुलेशन एंड इट्स ब्रीडिंग प्लेसेस। ये दोनों को आपको, है ना, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंट्रोल होगा। ठीक है, बेस्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डी। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ओके ओके। क्योंकि अगर मान लो तुमने मॉस्किटो पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर दिया लेकिन ब्रीडिंग प्लेस को नहीं, तो वो वापस से बन जाएंगे ना, ब्रीड हो जाएंगे, वापस से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोनों को आइसोलेट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173 को डिस्कस करते हैं बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन और एसीटीएच। सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है ना, तीनों ही हार्मोन निकलते ही हैं। ठीक है, सेकंड, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। नहीं, डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओके भाई, हाइपोथैलेमस बनाता है ना पहले। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड आपका हो जाएगा अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन लीड्स टू ड्वार्फिज्म। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ऐसी ही होती है ना, अगर डिफिशियंसी हो गई तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। फिर उसके बाद फोर्थ को अगर देखोगे तो फोर्थ वाला आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स लीड्स टू एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली, लोअर जॉ बाहर आ जाती है, द ग्रेट खली, आप जानते ही हो, है ना। तो फोर्थ नंबर भी सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 173 का ए। आई होप इट इज क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं बच्चों। मैच द कॉलम दिया हुआ है। मैच द कॉलम में सबसे पहले आप देखो पी, आर्थराइटिस है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें क्या होगा आपका, ये तो इंक्रीजेस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर भी हो नहीं, एक्यूमुलेशन, अच्छा गाउट में चला जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। आर्थराइटिस पी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट हो जाएगा, पी में, पी का 4 हो जाएगा। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स में, हड्डियों में पोर हो जाती है ना, ओके। तो आपका इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, बोन डेंसिटी कम होगी तो इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर 3। ठीक है, और फिर आर का गाउट्री अर्थराइटिस होता है, गाउट बोलते हैं इसको। ये क्यों होता है, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, डिपोजिशन हो जाता है जब इसका। ठीक है, तो इसके वजह से तो आर का 1 हो जाएगा। और एस, टेटनी की अगर हम बात करें तो रैपिड स्पाज्म इन मसल, एस का सेकंड हो जाएगा, एस का सेकंड। तो 4 3 1 2 चेक करो यहां पर 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी जा रहा है आपके पास, 174 का डी ऑप्शन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं बेटा। डायग्राम दिया हुआ है ना, तो डायग्राम में ए से डी को पहचानना है। ए क्या हो जाएगा, सेरेब्रम, बी क्या हो जाएगा, थैलेमस, और सी आपका हो जाएगा पॉन्स, और डी क्या हो जाता है, डी हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो आपके पास ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, बी नहीं, बी थैलेमस होगा, सी मिड ब्रेन नहीं, गलत, डी सेरेब्रम, ए सेरेब्रम दिया हुआ है, सी पॉन्स सही है। तो ये आपका सी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 175 का सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 176 को देखो, क्वेश्चन नंबर 176 को देखोगे, सिलेक्ट द मिसमैच। डार्विन इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस बोला था इसने, ह्यूगो डी व्राइस म्यूटेशन है ना, ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, लैमार्क यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसको रिजेक्ट किसने किया था, वीजमैन थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म ने रिजेक्ट किया था। थॉमस माल्थस, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल, नहीं ये इनकी थोड़ी ना है, ये तो डार्विन की है ना, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो 176 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो सबसे पहले मायोसिन की हेड, ये हाथ को समझो मेरा मायोसिन हेड है, ठीक है, और ये इस हाथ को समझो एक्टिन फिलामेंट है। मायोसिन के हेड में एटीपी ऑलरेडी टूट चुका है, एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड है। एटीपी टूटा है किसमें? एडीपी प्लस फॉस्फेट में। अब ये जाके इससे जुड़ा, ठीक है, और अब ये इसको खींचेगा ऐसे, उस एडीपी, उस एनर्जी का यूज करके ये एनर्जाइज्ड मायोसिन क्या करेगा? इसको ऐसे स्लाइड करवाएगा, ठीक है। स्लाइड जब हुआ, ये खींचा, तो इतनी ताकत नहीं है, इतना एटीपी सफिशिएंट नहीं है कि ये पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करवा दे। तो अब क्या होगा? अब इसको इससे तोड़ना है। तो पहले तो क्रॉस ब्रिज बनी थी, अब इसको क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना है। अब क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने से पहले जो एटीपी थी वो तो यूटिलाइज हो गई ना, एटीपी प्लस फॉस्फेट, जो इसके पास जो एनर्जी था वो तो यूटिलाइज हो गया। तो एटीपी प्लस फॉस्फेट अभी यहां से रिलीज हो जाएगा और नई एटीपी इसके हेड में आके बाइंड कर जाएगी। और जैसे ही नई एटीपी बाइंड करेगी, बस ये क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और फिर से न्यू एटीपी जो आके बाइंड हुई है वो क्या होगी? उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, फिर से हाइड्रोलिसिस होगी, फिर अब मायोसिन कैसा हो गया? फिर एनर्जाइज्ड हो गया, और फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो ऐसे ऐसे करते ये स्लाइड कर देगा, है ना। तो आप इस बेसिस पर देखोगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फिलामेंट टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, सही स्टेटमेंट हो गया। एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, ठीक है। एटीपी, हाँ, डिटैचमेंट के वक्त भी एटीपी, पहले एटीपी आके जुड़ गया था, फिर डिटैच हुआ था, ठीक है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। सी, सार्कोमेयर लेंथ इंक्रीज, नहीं, सार्कोमेयर की लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होगी? सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और डी स्टेटमेंट देखोगे, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, जब तक कैल्शियम आयन बाइंड नहीं करेगा टीपीसी प्रोटीन से, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन से, तब तक फिर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? इनिशिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका चले जाएगा, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है ना। सी ऑप्शन यहां पर चले जाएगा, यहां इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं बेटा। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स, एक्सेप्शन इज, सब जानते हैं यार, क्रोकोडाइल, है ना, ठीक है। रेप्टाइल्स में बाकी सब 3 चैम्बर्ड है, लेकिन क्रोकोडाइल का क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। फिर 179 को देखोगे, विच वायरल डिजीज कॉज्ड बाय अ रेट्रोवायरस एंड अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो भाई रेट्रोवायरस से कौन सा कॉज होता है? एचआईवी और एड्स। लो 179 का सी, ठीक है। 180 को देखोगे, एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखो होमोलोगस किसका हो जाता है? डाइवर्जेंट का, और ये किसका हो जाता है? एनालोगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट का। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। क्लियर है? ये आपका आज का पेपर था बच्चों। आई होप आपके पेपर अच्छे गए होंगे ये, ठीक है। थैंक यू सो मच।